हाँ रिएक्शन सही है, बैलेंस है ना रिएक्शन। करके देखो इसको, क्या लगाओगे। देखो इसके 2 मोल, इसके 2 मोल जब इस्तेमाल होंगे तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल। हाँ टॉफी छाप से तो सब आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो 2 मोल CH3 प्रोड्यूस 1 मोल CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसेटिलीन। तो बताओ 1 मोल से कितना हो जाएगा 1/2, तो 0.01 मोल से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 0.01, आंसर आ गया 0.01/2। क्लियर है, इतना आ गया। लेकिन हमको चाहिए किसमें, किसमें चाहिए, ml में। तो सीधे इसको क्या करो 22,400 ml से क्या कर दो मल्टीप्लाई, सीधे आंसर किसमें आ गया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये अपने पास इतने क्या निकले, ये है मोल। ठीक है। अच्छा अब हमको मोल को किसमें ले जाना है, किसमें ले जाना है, वॉल्यूम में। तो फार्मूला लगा दो V/Vm। मोल अपने पास ये हैं कितने 0.01/2, इतने मोल हैं। वॉल्यूम निकालना है, ये क्या हो जाएगा 22,400 ml। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 22,400 ml इंटू 0.01/2। आंसर बताओ 112 ml। लीटर में आता तो यहां 22.4 लीटर कर लिए होते। देखो टॉफी छाप से सब आ गया, नहीं समझ रहे हो, यही टॉफी छाप लगाओ। इसीलिए हम कहीं कहीं आपको शॉर्टकट लगाने के लिए मना करते हैं। टॉफी छाप से लगाओगे नो टेंशन, ओनली रिएक्शन। देख रहे हो टॉफी छाप से लग रहे हैं सब सवाल, बढ़िया सवाल था। आपने देखो 32 नंबर सवाल लगा लिया, आपने 33 नंबर सवाल लगा लिया, 34 नंबर सवाल लगा लिया, लगा लिए। देखो सब झमाझम। अब लिखो अब आप सवाल लिखो 32, 33, 34, ये तीनों सवाल कहां हैं, केस नंबर 2 के। किसके हैं, केस नंबर 2 के। एक सवाल और हो जाए इसी बात पे मजा आ जाए, लिखो, है कि नहीं। अब ये बुकलेट का सवाल नहीं है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, है ना लिखो, अंग्रेजी लिखो। लिखो 33.6 ग्राम, 33.6 ग्राम NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 is strongly heated, is strongly heated. Find the volume of CO2 produced at STP। STP कह के मन प्रसन्न कर देता है, मामला फिक्स हो जाता है ना। हाँ क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP। STP सवाल समाप्त हुआ। कहे सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये रिएक्शन होगी क्या। हाँ तो सुनिएगा NaHCO3 जब कभी किसी बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो टूट जाता है अपने कार्बोनेट और CO2 में। तो इसका कार्बोनेट होगा Na2CO3 और प्लस CO2 गैस, और प्लस यहां क्या बनेगा H2O की वेपर। रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लेना, अरे कम से कम बैलेंस से कर लो, रिएक्शन हम लिखा दिए कुछ तुम कर लो, तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करो। रिएक्शन हम लिखा दिए, बैलेंस करो। अरे तो ऐसे बैलेंस हो रहा। हाँ इधर सोडियम कितना है, उधर कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन, हाँ 6 और ये 6, ठीक है सब बराबर हो गया। अरे बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सब बैलेंस हो गया।
अब सवाल आपके हवाले। अच्छा, सबका पेन बढ़िया चलना चाहिए, ये बहुत सुंदर बात है। पेन चलने लगा, समझ लो बेटा तुम निकल गए भीड़ से। इतने सवाल तुमको लगवा रहे हैं बेटा, ये बड़ी किस्मत की बात है। 4.48, बहुत बढ़िया, एकदम सही। देखो सवाल आ गया झमाझम, डायरेक्ट मोल से लगा दिया गया होगा बस। और इधर एसटीपी बोल दिया आधा, तो इसने ही मामला ठीक कर दिया, है कि नहीं? हाँ, एसटीपी बोला नहीं कि फार्मूला अपना मोल वाला लहराने लगता, वी अपान वीएम। सवाल लगाओ। सारे फिजिकल के सवाल हम ऐसे लगवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगवा देंगे। इसके बाद तुम्हारे पास एक और शानदार चैप्टर आने वाला है। कौन सा? सॉल्यूशन। बहुत शानदार चैप्टर है ये, समझ लो बुकलेट का एक एक सवाल समझ लो तुम्हारा भाग्य विधाता है। सबको बढ़िया से लगाना है, बहुत मेहनत से ये बुकलेट हम तैयार कर पाते हैं, इसलिए मिलने में 1-2 दिन लेट भी हो जाता है सिर्फ इसको बनाने के चक्कर में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह है ये। 8.9 आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, आने दो। जो आ गया है वो कम थोड़ा ना है। 4 पॉइंट, वेरी गुड अंकुल, हाउ आर यू? 4.48, यस एकदम सही आंसर है हमारे पास। तुम्हारा फिर डबल आया है, तुम कहा? अब फिर डबले तो है, जो आंसर आ रहा उससे डबले तो है, ये कहा नहीं आधा कर पाए तुम? पिछली बार भी तुम्हारे सारे आंसर डबल आए थे, तो फिर इधर इधर भी कोई प्रॉब्लम है? ये डबल का आ रहे हैं। अच्छा, कभी हमारा गलत आंसर आए और ऑप्शन में हो तो समझ लो वो सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि हम वो लगा के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपने पास इतना समय कहा। और कहीं गलत आंसर निकाला, वो मैच नहीं किया तो हम बच गए। अब मान लो तुमने पिछली बार भी सारे आंसर डबल में बताए थे, हाँ, तो इस बार भी वही बता रहे हो डबल। आधा करो इसको कहीं से, देखो और कौन से रिएक्शन से कर डाले हो, कौन सा? लाओ तुम्हारा भी रिएक्शन देख ले। ओ माय गॉड, तुमने बाई कार्बोनेट को NaOH और CO2 तोड़ दिया, मतलब तुमने कार्बोनेट का छीछा लेदर कर दिया। कौन बताएगा? हाँ, कौन बता रहा है? और किसी को सुनाई दिया? कौन से सेंस में रहते हो? देखो, अच्छा अब देखो, देख लो, चलो आगे देखो। आया? रिएक्शन ही गलत करे बैठे थे। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जब इसका हम कितना मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं, तो ये कितना बनता है? 1 मोल, है ना? तो 2 मोल NaHCO3 प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मोल CO2, ठीक है भैया? तो इसका यदि हम 1 मोल ले लिए तो कितना प्रोड्यूस होगा? 1/2 मोल, किसका? CO2 का। क्लियर है? तो आप देखो इसका क्या दिया गया है, मास वास कुछ दिया गया है? मोल में तो बदल लें, कितना गया है? हाँ, NaHCO3 का वेट कितना दिया गया है? 33.6 ग्राम। इससे हम कहां चले जाएं? इसके मोल पे, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाले हो? 33.6, ये वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट देखो, ये हो गया 23 + 1 + 12 + 48, जोड़ो कितना आया? 84, लिख दिया 84। इसको 84 से डिवाइड कर दो, ये आंसर कितना आया? पॉइंट मोल, निकाल लिया। तो इसलिए 0.4 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा? 1/2 इंटू 0.4, ये कितना हो गया? 0.2 मोल, किसके? CO2 के। अब इसको बदल लो किसमें? वॉल्यूम में।
अब जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान vm। मोल आपको कितने दे दिए गए, 0.2, v निकालना है। बताओ आंसर लीटर में है कि ml में, लीटर में, तो 22.4। अच्छा, टॉफी वाला लगाना पड़ेगा, टॉफी वाला। देखो जोड़ आ रहा, आ रहा, मल्टीप्लाई करो, चलो बच गए। कितना आया, 4.48। अब ये क्या है, लीटर। टॉफी वाला बहुत सही रहता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें हर स्टेप अलग अलग दिखता है, कभी भी कोई चांस ही नहीं है उसमें गड़बड़ होने का। तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया। अच्छा, अब तो ये सवाल लगा लोगे, अब तो हमने सीधे मोल से कन्वर्ट करा दिया, लास्ट में कन्वर्ट कर लिया करो ग्राम उराम में, ग्राम, लीटर, किलोग्राम, है ना, ml, जिसमें चाहो उसमें। जितने सवाल तुम्हारे ये होते जा रहे हैं, सब समझ लो तुम्हें घर पे जाके सवाल पढ़ के फिर से लगाना है। क्लियर है। अगली हेडिंग डालो इसी बात पे, अगली हेडिंग डालो। अब हमारे पास एक टॉपिक और बच रहा है, उसको भी पढ़ा देते हैं। लिखो, लिखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कुछ लॉ हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लिखो, इसके अंदर पहली हेडिंग डालो, लिखो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर पहली हेडिंग डालो, ये मेन हेडिंग है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ये पहली हेडिंग है। पहली हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। खाली इनकी लाइनें लिख लेनी है, जैसे आपको जब ये लाइनें आए या ये सवाल थ्योरी पोर्शन का बनेगा तो आपसे गलती ना हो। तो चलो लिखो पहला पॉइंट, अच्छा इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो नीचे, लिखो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो बेटा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states, states, states that, states that the net change in mass, the net change in mass of the reactants, of the reactants and products before and after, underline करो, before and after a chemical reaction, before and after a chemical reaction is zero, is zero। बिफोर और आफ्टर गोलेम बंद करो और नेट चेंज गोलेम बंद करो। फुल स्टॉप करने के बाद लिखो, मतलब बिफोर और आफ्टर मास का चेंज कैसा होना चाहिए, जीरो। यानी इसका मतलब है मास में चेंज नहीं होना चाहिए, उनका चेंज कैसा हो, जीरो हो। फुल स्टॉप करके लिखो, दिस मीन्स, लिखो दिस मीन्स mass can neither be, this means mass can neither be created nor destroyed, 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 है ना। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो उसको खराब कर सकते हैं, है ना। लिखो बेटा फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड, लिखो इन अदर वर्ड्स द टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन,
in a chemical reaction remains constant, remains constant, remains constant. एग्जाम्पल्स लिखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो. दिस इज द रिएक्शन N2 plus 3H2 इक्वल टू 2NH3. पहले और बाद में मास जोड़ो, देखो बराबर है, जोड़ो, जोड़ लो, जोड़ो जोड़ो, एक बार जोड़ लो, सब लोग जोड़ लो. कम ज्यादा हो रहे हैं क्या? कम ज्यादा? अच्छा, ये कितना है? 14 14 28, 28 ग्राम का ये हो गया है ना. 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 H2 2 ग्राम, तो 3 6 ग्राम. अच्छा, ये कितना है बताओ? 1 NH3 17 ग्राम, तो 2 कितना हो जाएगा? 34. अच्छा, इनका जोड़ क्या इसके बराबर है? बताओ. तो इसका मतलब क्या, बिफोर और आफ्टर दोनों का मास क्या है? सेम है. क्लियर है? मास को हमने डिस्ट्रॉय नहीं हम कर सकते हैं, मास के प्रारूप को चेंज कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा मास, पूरा मास. क्लियर है? तो समझ में आ गया? हमने क्या किया, मास का प्रारूप चेंज किया. यहां देखो 28 ग्राम अलग है, 6 ग्राम अलग है, दोनों को जोड़ा तो 34 ग्राम हुआ, और ये टोटल अकेला ही क्या है? 34 ग्राम. पक्का? तो चलो अगला लिखो. इसके नीचे 2 स्टार पॉइंट बनाओ. देखो ये वाले सवाल बहुत सरल होते हैं, लेकिन ये हेडिंग अभी हम ना पढ़ाएं और थ्योरी में आ जाए तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला. लिखो, स्टार लगा के पहला पॉइंट लिखो. दिस लॉ इज, दिस लॉ इज द फंडामेंटल फॉर, दिस लॉ इज द फंडामेंटल फॉर बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. हाँ, अब जरा ध्यान से समझो. हम यहां ये बोल दें N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, तो मास बराबर नहीं होंगे. तो मास बराबर आपको कब करने हैं? जब बैलेंस हो तब इसकी बात करेंगे. तो इसका मतलब है कि ये रूल कब लगेगा? जब आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो तब लगेगा. हमने कहा N2H2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लिया और रिएक्शन को तुमने बैलेंस नहीं किया, तो क्या मास दोनों साइड के बराबर आएंगे? नहीं आएंगे. अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 28 और ये H2 2, 28 2 30, यहां बना कितना? 17. बताओ, सवाल गड़बड़ हो गया ना? तो इसका मतलब है ये बात कब वैलिड है? जब आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो. क्लियर है? दूसरी बात लिखो. दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, लिखो, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, और इस पे 2-3 स्टार लगा लो. ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है. मतलब ये लॉ आपके लिए किसके लिए वैलिड नहीं है? न्यूक्लियर रिएक्शन. क्या होता है वहां पे? स्पॉन्टेनियस डिके होता रहता है, अल्फा बीटा गामा. समझ में आ गया? हाँ, वो क्या होता है जिसमें रेशियो का चेंज आ जाए, इक्वल रेशियो का चेंज आ जाए. जैसे अल्फा में क्या होगा? 2 में 2 जेड में कमी और 4 ए में कमी. लेकिन बीटा होगा तो जेड बढ़ेगा बीटा में. हाँ, तो वही तो बता रहे हैं. यहां 1 में चेंज होगा और 1 में चेंज नहीं होगा. किसमें? एटॉमिक मास में नहीं चेंज होगा, नंबर में चेंज आएगा. और अल्फा में क्या है? दोनों में चेंज आएगा और रेगुलर इंटरवल पे चेंज आता जाएगा जितने आपने अल्फा निकाल दिए. क्लियर है? चलो अच्छा आगे देखो. है उल्टा हो गया. किसमें घटेगा? बीटा में क्या करेगा? बीटा कहां पढ़ डाले हो? दिन की बात को ध्यान दे रहे हैं ना? ये बीटा के लिए बोल रहे हैं. बीटा के लिए 2 जेड घटेगा, 4 ए घटेगा. वाह भाई वाह. अब इनकी बात को ध्यान रखना. अरे चलो आगे जरा ध्यान से देखो. दूसरा लिखो बेटा, दूसरा हेडिंग डालो. लिखो, पहली हेडिंग कंप्लीट हुई, दूसरी हेडिंग डालो.
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, PROPOTION, PROPO, क्या हमने बोला, PROPOTIONS, प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये कौन सा, इसका हेडिंग क्या डालोगे, ये दूसरा नंबर है। कौन सा नंबर, दूसरा। इसमें कुछ 4 हेडिंगें हम पढ़ाएंगे। लिखो क्या हमने बोला है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लिख लियो आवेश, लिख लिया। चलो पहला पॉइंट लिखो इसके नीचे, इन अ केमिकल कंपाउंड, लिखो बेटा, इन अ केमिकल कंपाउंड, कॉमा लगा के लिखो, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज present in definite proportions definite proportions by mass, definite proportions by mass, full stop। this means, लिख लो भी समझाते हैं, लिखो this means each compound has a, this means each compound has a fixed formula, whatever be its source, whatever be its source। नीचे एग्जाम्पल लिखो, जरा एग्जाम्पल लिखो, लिखो इन H2O, इन H2O और डैश लगा के छोड़ दो, इन H2O और डैश लगा के छोड़ दो, ये है H2O, है ना बेटा। अब देखो इसका मास बताओ कितना है, सिर्फ इसका बताओ, फिर इसका बताओ कितना है, 2 ग्राम। अच्छा इसका बताओ कितना है, 16 ग्राम। तो बताओ H2O के अंदर कितना मास H2 का है, 2 ग्राम। OO का कितना है, पक्का। अच्छा इसी को आप सिंपल रेशियो बनाओ, 2 से काट दो तो क्या हो जाएगा, 1:8। क्लियर है। इसका मतलब है किसी भी फार्मूले के अंदर जो एटम होते हैं उनका मास एक फिक्स रेशियो में होता है। बताओ वाटर के अंदर क्या हाइड्रोजन 3 ग्राम हो सकता है, 4 ग्राम हो सकता है, बताओ कितने ग्राम है, 2 ग्राम है तो वो 2 ही ग्राम होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन 16 ही ग्राम तो होगी, 32 हो सकती है, 64 हो सकती है, 10 हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसका मतलब है हर फार्मूले के अंदर एटम का एटॉमिक मास ऑलवेज फिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है। किसी भी फार्मूले के अंदर एटम का एटॉमिक मास फिक्स रेशियो में होगा। जैसे अमोनिया ले लो, अमोनिया ले लो, नाइट्रोजन बताओ 1 मोल अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितने ग्राम है, 14 ग्राम। हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 3 ग्राम। बताओ अब क्या इसके अंदर नाइट्रोजन 15 ग्राम हो सकती है, कभी नहीं। हाइड्रोजन 16 ग्राम हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। हां लेकिन अमोनिया के अंदर फिक्स रेशियो क्या है, 14:3, ये फिक्स है। इसी का नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पक्का। तो लिखो बेटा, तो इस सेंटेंस को जरा कंप्लीट करो, हम भाषा में लिखवाना चाहते हैं। लिखो, लिखो इन H2O द मास रेशियो ऑफ, द मास रेशियो इन H2O, the mass ratio is, the mass ratio is, the mass ratio इज ना करो, the mass ratio of, फिर ऐसे लिखो H/O, लिखो बेटा the mass ratio H/O, लिखो इक्वल टू का निशान लगाओ, लिखो 2:16,
वेरी गुड, जब हम बताएं तभी लिखना। इक्वल टू 2:16। बताओ यही तो हो गया, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 1:8, है ना, कह सकते हैं। लिखो बेटा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसके नीचे अंडरलाइन करो, इज ऑलवेज कांस्टेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सबको समझ में आ गया, पक्का है। जैसे हमने मेथेन को ले लिया, तो एक मेथेन के अंदर क्या होगा, कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम, और हाइड्रोजन होगा 4 ग्राम। तो रेशियो क्या हो गया, 12:4। अब वो अलग बात है कि किसी कॉमन नंबर से इसे डिवाइड करके सिंपल रेशियो निकाल लो, बट रेशियो ये कभी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगला लिखो, अगला लिखो, हेडिंग डालो इसी में, इसी के अंदर अभी हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। लिखो लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, हेडिंग डालो लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। लिखो इट इज, पहला पॉइंट लिखना, लिखो इट इज नॉट अप्लीकेबल, लिखो इट इज नॉट अप्लीकेबल if an element exists in different isotope, if an element exists in different isotopes, which may be involved in the formation of compound, फुल स्टॉप करके नई लाइन से लिखो, the elements may combine in the same ratio but the compounds form may be different, but compound formed may be different। ये जहां लिखा है आइसोटोप, इस पे गोला लगाओ, कुछ समझ में आया। तो आइसोटोप्स के लिए ये वैलिड नहीं होगा। चलो चलो अगला लिखो, दूसरा लिखो, तीसरी हेडिंग डालो, लिखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, इसके मल्टीपल पे गोला लगाओ, और इसके पहले हमने पढ़ाया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसके कांस्टेंट पे गोला लगाओ जाके, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा। अब इसके अंदर लिखो, नीचे लिखो इसके, व्हेन टू एलिमेंट्स, लिखो बेटा, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form, when two elements combine to form two or more chemical compound, when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the mass of one of the element, then the masses of one of the elements which combined with a fixed mass of the other, कॉमा करके लिखो, bear, bear, bear a simple ratio, to one another,
टू वन एंड अदर। अच्छा, इसका मतलब कितने लोग समझे? देखो, तुमको सिंपल भाषा में बताते हैं। देखो, जैसे जैसे एक मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक मॉलिक्यूल है CO2। तो देखो, दोनों में एटम सेम है लेकिन कंपोजिशन चेंज है। पूरा अंग्रेजी ये लिखा है, नहीं समझे? CO में क्या है? 12 ग्राम C, 16 ग्राम O। जबकि दो ही एलिमेंटों से CO2 भी बना, दो ही टाइप के तो एलिमेंट हैं, एक टाइप C और एक टाइप O, एक टाइप C एक टाइप O, लेकिन दोनों में रेशियो अलग अलग है। इसमें ये कितना है? 12, ये कितना है? 16, यहां क्या है? 12, ये कितना है? 32। इसी को बोलते हैं एक ही एलिमेंट का अलग अलग प्रोपोर्शन, इसी का नाम है मल्टीपल प्रोपोर्शन। एलिमेंट क्या है? सेम। क्लियर है? एलिमेंट क्या है? सेम, लेकिन उन्हीं सेम एलिमेंट का अलग अलग मास हो। क्लियर है? तो इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल तो यही लिखो। ये सवाल समझ में आया? अच्छा, इसका सिंपल रेशियो निकाल के बताओ हमको क्या होगा। मान लो इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए। चलो इसको डिवाइड कर दें, फार्मूले को, किसको? डिवाइडेड बाय 4। तो क्या हो जाएगा? 3:4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 को। ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो? है डिवाइड, क्या ये सब क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया, है ना? 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 16 को 4 से डिवाइड कर दो, इसको काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3:4। हाँ, कहें ये क्या कर देते हैं बार बार, नहीं समझ रहे हो? चलो, अच्छा, इसका भी सिंपल रेशियो निकाल दिया जाए। किससे डिवाइड कर दो? 4 से कर दो इसको भी। तो क्या करो? 12/4, 32/4, 3, और ये क्या हो जाएगा? 8। तो 3:8। अब जरा ये सिंपल रेशियो में देखो। देखो, ऑक्सीजन का रेशियो चेंज हुआ कि नहीं, है ना? ये देखो, कार्बन कार्बन तो सेम निकले। अब हम इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, बट इसको हम मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। समझ में आया? बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? इससे इस 3 से इस 3 को देखो, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन चल रहा, 3 इधर भी 3 इधर भी, लेकिन यहां ऑक्सीजन है 4, इधर ऑक्सीजन है 8, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्लियर है? तो समझ में आया? एग्जाम्पल बढ़िया आया? अच्छा, एक हम दें, तुम अच्छा इसका निकालो, लिखो N2, लिखो बेटा N2, N2O, N2O3, N2O, और दूसरा लिखो N2O3। पहला एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल इधर ले लिया, N2O और N2O3। निकाल लोगे ना? देखो, अब इसको कैसे समझेंगे कि ये हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन का सवाल है, क्योंकि देखो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। हाँ, यदि हम यहां और कोई एलिमेंट ले आए, जैसे हमने एक को लिया N2O और एक को हम ले दें P2O3, तो काम खत्म, क्योंकि एलिमेंट ही चेंज कर दिए। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जुगाड़ नहीं लगेगा, इनवैलिड। मतलब जितने एलिमेंट जितने टाइप के एक मॉलिक्यूल में हो, उतने ही टाइप के दूसरे में हो। हाँ, नंबर उनके कम ज्यादा हो सकते हैं, बट टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसमें ये बताओ कितना है? 28 ग्राम, और ये कितना है? 16। सिंपल रेशियो तुम खुद ही निकाल लेना। हाँ ठीक, निकाल लो अपने मन से। ये कितना हो गया? 28, और ये कितना है? 48, है ना? अब आप सिंपल रेशियो निकाल लो, निकाल दो। अच्छा, नहीं मान रहे हो तो 7:4, इसका बताओ 7:12। क्लियर है? देखो, मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया? अच्छा, कहीं कुछ कठिन तो नहीं लगा? कुछ कठिन नहीं है।
बस मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखना कहीं एलिमेंट टाइप तो नहीं चेंज कर दिया, नहीं तो अपना लॉ ही नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? अच्छा एक लास्ट हेडिंग चाहो तो डाल लो। चलो अच्छा, हाँ चलो ठीक, समय हो गया, बात सही है। हमारे पास एक गेलू-सैक लॉ है और एक अवोगाड्रो। अवोगाड्रो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, खाली गेलू-सैक पढ़ा देंगे तो यहां के जितने कॉम्बिनेशन लॉ हो गए सारे खत्म। क्लियर?